आज के थीम एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ 2 days वीडियो अगेन बिकॉज आई वाज नॉट वेल, मैंने पहले ही बताया, और इसीलिए उसके साथ साथ कल कुछ रश भी था बिकॉज डॉक्टर को भी दिखाना था और भी बहुत सी चीज़ें थी। सो दैट इज़ वाई मैं कल वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, मैं एक बहुत ही हेफ्टी डिस्कशन करना चाहूँगी अबाउट दिस केस। एक पर्सन है ग्रेटर नोएडा का जिसने डाउरी के लिए अपनी वाइफ को जला दिया। द वीडियो हैज़ वेंट वायरल ऑन इंटरनेट एंड ऑल्सो देयर इज़ अ वीडियो वेयर फ्यू रिपोर्टर्स आर टेकिंग हिज इंटरव्यू एंड द मैन इज़ नॉट इवन गिल्टी ऑफ हिज क्राइम। अब उस पर कई प्रतिक्रियाएँ निकल के आ रही हैं। मैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ, मैं एक साधक भी हूँ, सो मेरे लिए जो एंगल है चीज़ों को देखने का वो दूसरा होगा विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि एक साधक जो होता है वो सोसाइटी के हिसाब से नहीं सोचता है, और वो भी स्पेसिफिकली अगर वो शाक्त उपासना में हो, शक्ति साधना में हो, तो उसका जो एक रोल होता है वो दूसरे तरीके से होता है। वो चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड वे में देखता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पर बहुत लोग ये दिखा रहे हैं कि वुमेन के अगेंस्ट इतने क्राइम हैं, वुमेन के अगेंस्ट मेन से ज़्यादा क्राइम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ थिंग टू कंपेयर। अ क्राइम इज़ अ क्राइम। मर्डर होता है, चाहे आपने 1 लोगों का किया हो या 100 लोगों का किया हो। अगर एक औरत ने एक इंसान का एक ही मर्डर किया है तो वो मर्डर ही कहलाएगा। एक ही आदमी का मर्डर किया है तो मर्डर ही कहलाएगा। इट शुड नॉट बी सेड कि औरतों ने मेल्स का जो मर्डर किया है, या कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर सेल्फ सुसाइड के केसेस भी आए हैं ड्यू टू मेंटल टॉर्चर, तो वो केसेस कम हैं तो इसीलिए औरतें कम दे आर वेरी लेस क्रिमिनल माइंडेड। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मेल्स भी उसी में आ जा रहे हैं। अब देखो, आप पॉइंट उठा रहे हो ऐसा, तो मेल्स भी उसी में आ जा रहे हैं कि आप गूगल पे सर्च कर लो, नहीं हर महीने 300-400 केसेस आते हैं जहाँ पर फीमेल्स मेल्स को परेशान करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा, सबसे पहली बात तो ये कंपैरिजन की बात ही नहीं है, ठीक है। अ क्राइम इज़ अ क्राइम, ठीक है। अ क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। लोगों को ये बात समझ नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक मर्डर हुआ था, ठीक है। एक क्या, कई मर्डर्स हो चुके हैं जहाँ पर वाइफ्स ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते, या एलुमनी लेने के चक्कर में, या और भी केसेस में या तो हस्बैंड के मर्डर कर दिए, या हस्बैंड को मेंटली इतना असॉल्ट कर दिया है कि उस इंसान ने सुसाइड कर लिया। सो गलत तो वो भी था। यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। किसी का बेटा खोया है, आप किसी की लाइफ नहीं ला सकते हो वापस, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप कंपैरिजन पहली बात तो करना बंद कर दो, बिकॉज दिस इज़ डाइल्यूटिंग द कंसेप्ट ऑफ क्राइम। दूसरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैन से रिलेटेड जो केसेस हैं 300 जो हैं महीने में एक बार आ जा रहे हैं, ये है वो, आप करके देख लो, गूगल सर्च करके। सो भाई साहब, मेरा ये कहना है कि मैं बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं हूँ कि मेन के अगेंस्ट या वुमेन के अगेंस्ट कितने % केसेस आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर एक भी केस आ रहा है, चाहे वो मैन से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, इट इज़ द क्राइम। और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लूप होल को दिखाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं अपनी परवरिश में। हम कहाँ, वंस आई टुक एन इंटरव्यू ऑफ अ DGP, ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, I cannot tell his name, for my school magazine, and he told me कि मैक्सिमम क्राइम जो हैं, चाहे वो रेप रिलेटेड हो, चाहे वो डाउरी रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल असॉल्ट रिलेटेड सुसाइड्स हो, मैक्सिमम जो भी रेप केसेस आते हैं, या मैक्सिमम जो भी इस टाइप के क्राइम्स होते हैं, चाहे वो वुमेन रिलेटेड हो, चाहे वो मैन रिलेटेड हो, तो वो जितने भी केसेस आते हैं वो आपके बचपन में जो आपको परवरिश दी जाती है ना, उससे आते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग आ जाएंगे कि मैम, माँ बाप कभी गलत परवरिश नहीं देते। ऐसा नहीं है, मैंने अपने फैमिली तक में देखा है, माँ बाप कभी गलत परवरिश नहीं देते हैं, लेकिन बच्चा जब गलत करता है तो माँ बाप रोकते भी नहीं हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न है, हम वेस्टर्नाइजेशन में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि हम अपने मूल तत्व को भूल गए। हम अपने जो मूल कल्चर है, मुख्य कल्चर है हमारा सनातन धर्म का, इतना सुंदर है, जहाँ पर इतनी सारी बातें हमें सिखाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं मंत्रों के रूप से हमारे सोल का क्लेंजिंग होता है, शुद्धिकरण होता है। जब एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, देन नो मैटर यू आर अ मांगलिक और एनीथिंग, ठीक है। मांगलिक मैं भी थी, मुझ पे मंगल की हल्की सी छाया थी, तो वो एक सर्टेन एज के बाद ख़त्म हो जाती है, बट उसके लिए भी आपको चैंटिंग करनी पड़ती है। बट जब व्हेन आई अटेंड अ सर्टेन एज, वो जो मंगल की छाया है वो हट गई, एंड
धीरे धीरे करके व्हेन आई एम ऑन द साधना पाथ, मैं साधना के पाथ पे हूँ संपूर्ण वैदिक तरीके से। आई डू माई साधना इन एवरीथिंग इन शक्ति उपासना, ठीक है। महाकाली से मेरी साधना शुरू हुई थी एंड देन आई एम टुवर्ड्स द श्री विद्या साधना, तो जो तृतीय महाविद्या होती है। तो मेरा ये कहना है कि मंत्रों की जो ऊर्जा है वो आपके ग्रहों के प्रभाव को भी कम कर सकती है। सो इतना तो श्योर होगा कि आप कोई क्राइम नहीं करोगे, आप अपने मूल तत्व से जुड़ो। उसके बाद भी अगर कुछ क्राइम्स होते हैं, सी देयर आर सम डेमन्स ऑलवेज, ठीक है। आपकी सोसाइटी में कोई ना कोई आपको ऐसा मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा भी होता है, उसके साथ साथ प्रेजेंट कर्मा भी जुड़ जाता है। तो आप कुछ लोगों को तो बदल नहीं सकते। सो मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को चेंज करिए। अपने अंदर जो आपके जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने अंदर कल्चरल वैल्यूज़ को लाइए। अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी स्पिरिचुअलिस्टिक वैल्यूज़ हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करिए। आप बिलीव करिए, मेरी बातों को मानिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। आपके एंगर इश्यूज़ हील हो जाएंगे। मुझे भी पहले बहुत एंगर इश्यूज़ थे, बट राइट नाउ आई एम लाइक ओके विद इट। अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत भी करता है, आई ऑलवेज से कि भगवती हैं, भवानी है, भवानी सब देख रही हैं और मुझे किसी को कोई कर्ज भी नहीं करना है, ठीक है। भवानी सब देख रही है एंड शी विल डील विद इट। मे बी कि मेरा ही पास्ट लाइफ कर्मा हो। आई जस्ट लेट गो द थिंग्स, ठीक है। हालांकि इस स्टेज में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बट येस एटलीस्ट कहीं से तो आप लोग शुरू करिए। तीसरा जो है, पेरेंटशिप पे आज के समय में बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आज के समय में आई वॉज अ टीचर इन स्कूल ऑल्सो। तो मैंने देखा है कि वहाँ पर अगर टीचर्स बच्चों को डांट भी देती हैं, लीव अबाउट रेजिंग द हैंड्स, बच्चों को डांट भी देती हैं किसी काम की चीज़ के लिए, तो वहाँ पर पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है एंड दे कीप कम रनिंग टू द स्कूल कि इन्होंने मेरे बच्चे को डांट दिया, इन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे बोल दिया, इन्होंने मेरे बच्चे को वैसे बोल दिया। आप ये तो देखो आपका बच्चा कर क्या रहा है। एंड दे यूज़ सो वल्गर लैंग्वेज। 3rd 4th 5th के बच्चों की बात मैं बता रही हूँ। 2-3 को तो मैंने प्रिंसिपल के पास भेजा, इतनी गंदी भाषा में गाली देते हैं एंड दे टॉक सो वल्गर थिंग्स। मतलब आप ये सोचो कि इस तरीके से काम नहीं चलता है ना, इस तरीके से समाज नहीं चलता है। आपका बच्चा कुछ गलत करे, आप उसे प्रेज़ करो, दिस इज़ नॉट द फैक्ट, दिस इज़ नॉट द थिंग विच इज़ टू बी अप्रिशिएटेड अपॉन। आप एटलीस्ट मेरे जैसे अगर माँ होती और अगर मेरे बच्चे की ऐसे शिकायत आती, मैं तो वहीं पे 2 तमाचा खींच के लगाती। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हमने तो लड़का पैदा कर दिया है, अब क्या है कि वो दहेज लाने का साधन बनेगा। क्यों लाना है यार? क्या महादेव ने माता पार्वती से दहेज दिया था? वो तो वैरागी थे, उनको तो किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, उनको बस अपनी शक्ति चाहिए थी। क्या आपका लड़का इतना कमज़ोर है कि वो कमा नहीं सकता है? सो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ कंपैरिजन मत करिए, रादर ये फोकस करिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। वरना हम कंपैरिजन में ही लग जाएंगे और दुनिया इतनी बदल जाएगी, इतनी गंदी हो जाएगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। So this is my simple logic that you should train your kids in a way that they should not harm anyone, and if they do, लगाओ 2-3 खींच के वहीं पे, क्योंकि ज़रूरी होता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत मारा, तब जाके हम आज इस मुकाम पे हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। सो मेरा बस यही कहना है सिंपल सा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एट लास्ट आई वुड से दैट डू नॉट कंपेयर, फोकस ऑन वेयर योर चाइल्ड इज़ डूइंग रॉन्ग, क्योंकि ये चीज़ें ना रूट से आती हैं, बचपन से आती हैं। बच्चा जैसा माहौल देखेगा वैसा ही वो एक्ट करेगा। अब माताएं तो बिल्कुल ना चढ़ाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माताएं तो बिल्कुल ना चढ़ाएं लड़कों को। जहाँ गलत है वहाँ 2-4 चप्पल और खींच के दें। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स वुड नॉट टेक प्लेस। जो मूल परवरिश है, मूल संस्कृति है हमारी, वो ऐसे ही नहीं है। जो सनातन धर्म है वो ऐसे ही नहीं है। It holds some importance and scientifically also it is proven कि it cleanses the mind, it cleanses the body, it cleanses the soul, it merges everything with the divine। और जब आपके अंदर ही डिवाइन का वास होने लगेगा तो आप गलत करने का सोचोगे ही नहीं, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। सो कहने का एसेंस यही है कि प्लीज़ कल्चरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करिए, इन्फ्यूज़ करिए लोगों में। आजकल की जनरेशन्स में बहुत ज़रूरत है ये, स्पेसिफिकली इस टाइप का कलयुग है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे, थीम एनालिसिस पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट टू फॉर्म गाइडलाइंस टू रेगुलेट कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया। Supreme Court has directed the Union Government to frame guidelines to regulate social media conduct, stressing that free speech should not be misused to harm others, especially the marginalized group.
The court was hearing a case related to derogatory remarks against a person with disabilities. A bench led by Justices Sanjeev Khanna and Dipankar Datta emphasized balancing freedom of speech with dignity and equality, stating that abusive or offensive content online can may have the damaging effects. The judges highlighted the need for a framework addressing the objectionable post, varied communication modes, and sensitive issues involving children, women, and disabled persons. So they clarified that the guidelines should not curb legitimate free speech, free expression, but must prevent harmful and discriminatory content. So, this move reflects growing judicial concern over unchecked misuse of digital platforms and aims to ensure accountability while preserving constitutional freedoms. The government has been asked to expedite दिस प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये कवर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे से रिलेट करके कंसेप्चुअल बेसिस पे, साइकोलॉजिकल बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया कंसर्न्स. ठीक है, social media concerns and the social media accountability. Next topic is decline in dignity of legislative institutions, matter of concern for all MLAs. Lok Sabha Speaker. So Lok Sabha Speaker Om Birla on Monday said that the gradual decline in the dignity of legislative institution is a matter of concern for all the legislators. He emphasized that freedom of speech and privilege of members should not be construed as the freedom to lower the dignity of the house. Means it should not be, freedom of speech should not be mismanaged or misconducted. It should be, the MLAs should be accountable to the Lok Sabha. ठीक है, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए कि कुछ भी किसी भी भाषा में आप बोल दो एंड मिसयूज़ कर दो. सो मिस्टर बिरला वॉज डिलीवरिंग द valedictory address of the 2-day All India Speakers Conference organized at the Delhi Assembly to commemorate 100th anniversary of the Vittal Bhai Patel becoming the first elected Indian President, Speaker of the Central Legislative Assembly, the lower house of the Legislature of British India. So this is important that Vittal Bhai Patel became the first elected Indian President. Now, Indian President means in British India, speakers were designated as the presidents. Okay, so this term was used in British India. It simply means speaker. ये आपको मिल जाएगा आपके जो भी NCERT के बुक्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा ये रेफरेंस कि स्पीकर को ब्रिटिश इंडिया में इंडियन प्रेसिडेंट कहते थे. ठीक है, दिस डजंट मीन्स दैट ही वाज रियली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. So next topic is the dangerous wiring together of a conspiracy. The article highlights the misuse of sedition-like provisions under the new Bharatiya Nyaya Sanhita, that is BNS, in India, particularly against the journalists and critics. It discusses the case of Karan Thapar, accused of conspiring with others under Section 152 of the BNS, which criminalizes speech or actions endangering the unity and integrity of India. Although sedition was earlier removed from the penal code, Section 152 revives it in the disguised form, threatening press freedom and democratic dissent. The article stresses how FIRs and summons are weaponized to harass the individuals, causing financial and personal distress through legal process. It critiques the arbitrary power of police, lack of accountability, and the chilling effect on the freedom of expression. The piece argues that such provisions undermine the constitutional values, weaken democracy, and raise long-term concerns about the criminalizing dissent. It calls for accountability, proportionality, and protection of press freedom from while questioning the legitimacy of such laws in a democratic society. So, what are the probable questions? सबसे पहले discuss the implications of the BNS ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता में संशोधन हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके इम्प्लीकेशंस क्या पड़े हैं, किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेस, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ बीन अफेक्टेड. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. दूसरा ऐसे पूछ सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज द चेंजेस ऑफ बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद प्रेस फ्रीडम इन इंडिया. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडिया जापान टाइज, ओल्ड पैटर्न्स न्यू प्रायोरिटीज़. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बेसिक कंटेक्स्ट ऑफ दिस, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था जापान, और उसमें हाईलाइट्स हुए थे कुछ ऐसे दैट द इवॉल्विंग इंडिया जापान पार्टनरशिप अमिड शिफ्टिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड अनसर्टनिटीज़ इन द इंडिया चाइना एंड इंडिया US रिलेशंस. दिस वाज द मेजर हाईलाइट ऑफ द विजिट. Central to visit is Japan's announcement of a massive
10 trillion, that is around in the Japan's currency, it is around $68 billion in the dollar currency investment plan in India over the next decade. So, focusing on infrastructure, clean energy, and technology, this reflects Tokyo's long term commitment to India's growth, seen also in the Mumbai Ahmedabad bullet train project. Strategically, both the countries are revising the 2008 Joint Declaration on the Security Cooperation, expanding into critical sectors like pharmaceuticals, semiconductors, and AI, while strengthening the maritime security collaborations in the Indo Pacific. Japan's role as a reliable partner contrast with the unpredictability of US policies under successive administrations. For India, emerging Japan is both economic modernization and balancing China's rise in Asia. The visit underscores India's strategic intent to consolidate old partnership while building new frameworks for Indo-Pacific security and economic resilience. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसमें भी ये कोलैबोरेशन जो है इंडिया और जापान का क्या न्यू डेवलपमेंट्स ला रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टाइज, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टाइज। सो इस एस्पेक्ट में आपको यहाँ से न्यूज़ लिखनी है और कंसेप्चुअल नोट्स बनाने हैं। So next topic is beyond debate, dysfunction of legislatures is due to concentration of power in the executive. अब ये जो है, ये जो पहले स्पीकर ने ये स्पीच दी थी दैट देयर आर सम कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, उससे रिलेट करता है, जो कि ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में, उसके ऊपर है दैट हाउ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दे मिसयूज। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिबेट ऑल्सो दैट मस्ट टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज़ बियॉन्ड एनी डिबेट। ओके, सो बट when goes beyond the truism, a picture of India's representative democracy in distress emerges. Bitterness between the government and the opposition has erased the scope for any common ground, and the parliament has been reduced to a theatre of mutual diatribe. His remarks followed the soon after the opposition's protest demanding a debate on the special intensive revision of the electoral rolls. अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहीं कहीं मिसयूज़ होता है पार्लियामेंट में, सो द स्पीकर वांट्स टू से ओवर हियर कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे पड़ता है, और उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अनडिसाइडेड हो जाती हैं, अनडिसाइडेड रहती हैं। मोस्ट ऑफ द बिल्स आर नॉट पास्ड एंड वर्क्स लैग बिहाइंड। lags behind. So next आपका topic है before legislation becomes litigation. The article examines the frequent transformation of legislation into litigation in India, highlighting the tension between parliamentary sovereignty and judicial review. While the Constitution empowers Parliament to make laws, courts can strike them down if they contradict the constitutional provisions. However, what was intended as exception has become a frequent due to vague drafting, incoherent clauses, and lack of harmonization with the existing laws. So this creates constitutional challenges, political theatre, and unnecessary judicial intervention. The failure often lies in the poor execution rather than in the intent, with ministries bypassing the robust procedure outlined in the parliamentary manual. So the article cites examples like the Transgender Persons Act 2019 and provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita, which invite litigation. So it stresses the need for expert legal vetting during the lawmaking, suggesting that the Attorney General could act as the constitutional advisor to the Parliament, ultimately ensuring clarity, coherence, and constitutional alignment in drafting would reduce the litigation and uphold the democratic legitimacy. अब यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम लूप होल्स इन द एक्सिस्टिंग लॉज जुडिशरी का इंटरवेंशन हो रहा है। अब जुडिशरी के इंटरवेंशन से काफ़ी ज़्यादा जो प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन एंड द फ्रेमिंग ऑफ द लॉज वो डिले हो रहा है। ठीक है, डिले भी कॉज हो रहा है, साथ ही साथ इट ऑल्सो स्ट्रेसेस द नीड कि कहीं ना कहीं एक लीगल एडवाइज़र का जो काम होता है विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट, तो वो अटॉर्नी जनरल को ये काम करना चाहिए। सो ही शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द पार्लियामेंट एज वेल। सो ये बात यहाँ पर कही गई है। सो अब ये जो अननेसेसरी इंटरवेंशन है, जुडिशियल इंटरवेंशन है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन मेंस। ऑल्सो व्हाट आर द लूपहोल्स विद द एक्सिस्टिंग लॉज, आर दे इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल राइट्स और द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़? इफ़ नॉट,
then what drives into the judicial intervention? So these are the major concerns. So next topic is India Fiji call for open Indo-Pacific region, agree to deepen the defense ties. So Prime Minister Narendra Modi and the Fiji's Prime Minister Steveni Rupika met in New Delhi to strengthen the bilateral and regional cooperations. So both the leaders emphasized shared interest in a free, open and rule-based Indo-Pacific while agreeing to deepen defense and security ties. India pledged support to upgrade Fiji's defense equipment, provide training and enhance capacity building for its military forces. They also discussed climate change, cybersecurity, and economic collaboration. The joint statement highlighted cooperation at the UN, resilience against the regional threats, and promotion of sustainable development. The meeting reaffirmed India's strategic outreach to pacify island nations, enhancing its role in Indo Pacific security. Now, this topic is important with respect to defense. Stealth frigates Udaygiri, Himgiri to join the Navy today. The vessels are follow-on variants of the Shivalik class frigates. They have advanced weapon, modern sensor systems designed to execute full spectrum of maritime operations in blue water conditions. Now this is important, blue water conditions. So the Indian Navy is set to commission the state-of-art Project 17A stealth frigates Udaygiri and Himgiri naval base at the naval base Vishakhapatnam on Tuesday. So the Defence Minister Rajnath Singh will preside over the event, which will mark the first ever simultaneous commissioning of the two frontline warships built at different shipyards. Now, what is the enhanced capability? So, Mr. Singh said that both vessels follow on variants of the Shivalik class frigates. They featured enhanced stealth capabilities, advanced weaponry, and modern sensor systems designed to execute the full spectrum of the maritime operations in the blue water conditions. Udaygiri was built by the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and in the Mumbai, and Himgiri constructed by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata. So they showcase India's growing shipbuilding expertise and the inter-yard collaborations. Notably, Udaygiri was the fastest of her class to be delivered after the launch. Owing to the adoption of the modular construction techniques designed in-house by the Navy's Warship Design Bureau, Udaygiri is the 100th vessel to be designed, marking a milestone in 5 decades of the indigenous warship design. Both frigates are fitted with combined diesel or gas propulsions and an integrated platform management system and an advanced India-made weapons and sensors with 75% indigenous content supported by the several MSMEs. The ships embody the visions of the Atmanirbhar Bharat, the ministry added. So this is the basic features of the ships which were being delivered. क्या नाम है शिप्स के? उदयगिरी और हिमगिरी. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप. नाउ ओवर हियर द इम्पॉर्टेंसेज ऑफ यूपीएस एंड एनपीएस. ठीक है, आप डिफरेंस पता कर लीजिएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एंड नेशनल पेंशन स्कीम में, और इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, और उसके अलावा द प्रोसेस हाउ टू स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस. सो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है बस इसमें. So the next topic is RBI offers to back tariff hit sectors. Now the Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das, mentioned as Malhotra in the article, pledged support for the sectors impacted by the US tariffs, particularly if the trade tensions escalate. This comes amid the concerns over US trade barriers under the President Donald Trump and its impact on the Indian exports. Key points क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पर आरबीआई के रोल के बारे में डिस्कस किया है. आरबीआई प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट टू टैरिफ अफेक्टेड सेक्टर्स. दूसरा और क्या होगा, और क्या रोल प्ले करेगा? दिस विल इंश्योर लिक्विडिटी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू स्टेबलाइज द इंडस्ट्रीज फेसिंग एक्सपोर्ट बैरियर्स. सेकेंडली, सेक्टर्स likely to be impacted, definitely जो MSMEs हैं, that is the micro, small and medium enterprises, they would be more affected. Export oriented sectors including the textiles, engineering goods and IT enabled services would be affected. Agricultural related exports will also be affected. तीसरा, economic impact भी पड़ेगा. Tariffs expected to put pressure on the India's export competitiveness. So the RBI projects minimal overall impact on the economy if the center ensures trade negotiations succeed. Policy measures suggested क्या है? Strengthening domestic industries to absorb external shocks, diversifying of the export destinations, improving MSMEs credit flow and competitiveness. Now, what is the significance of it? This reflects India's proactive monetary and trade policy stance.
demonstrates RBI's role in cushioning economy from global trade uncertainties, highlights the importance of policy coordination between RBI and government. Now, if we talk about the probable questions, सबसे पहले ऐसे आ सकता है, discuss the role of RBI in managing the external economic shocks such as the tariffs. दूसरा ऐसे आ सकता है, how do US tariffs impact India's export competitiveness? Suggest policy responses. तीसरा ऐसे आ सकता है, critically analyze the importance of MSMEs in India's export economy and challenges they face. So इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लाइक अदर रिलिक्स, इंडियाज फॉसिल आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग सोल्ड अब्रॉड. So India with its rich fossil heritage is facing a serious threat of fossil smuggling and illegal sales abroad. Fossils once meant for scientific study are now increasingly appearing in the auction houses and private collections, fetching huge sums from the collectors. So this illegal trade undermines the scientific research and deprives the country of the valuable evidence about its prehistoric past. The problem is particularly acute in the regions of the Kutch, that is Gujarat, and Madhya Pradesh, with host remains of the ancient sea creatures, ammonites, dinosaurs, and even early mammals. So fossils such as Tyrannosaurus rex remains are often smuggled abroad. So through the porous monitoring system. कैसे होता है स्मगल? थ्रू द पोरस मॉनिटरिंग सिस्टम. While India has strict laws such as the Antiquities and Art Treasures Act 1972, enforcement is weak. Lack of awareness, poor documentation, and limited coordination between the scientific bodies and enforcement agencies have worsened the crisis. So, experts argue that commercial collectors often gather more fossil materials than scientists due to high demand in international markets, unlike countries such as Germany and the Netherlands, where fossils are systematically catalogued and preserved in museums. India lacks institutionalized fossils conservation strategy. So the consequences are severe: loss of national heritage, diminished scientific opportunities, and exploitation of resources by the private markets. Fossils are irreplaceable as they provide vital insights into evolution, climate change and extinct species. अब यूपीएससी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है वो हेरिटेज प्रिजर्वेशन है. हेरिटेज प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से इस तरीके के स्मगलिंग्स जो हैं उन पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए एंड हाउ दे कैन बी स्टॉप्ड. ऑल्सो इन्वायरमेंट एंड एथिक्स के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नेंस चैलेंजेस के ऊपर भी इंपॉर्टेंट है. सी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, द नीड फॉर बैलेंसिंग एक्ट. अब ये जो PMCM अरेस्ट बिल था, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द 138th अमेंडमेंट बिल, उसके ऊपर है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, जो कि प्रोवाइड करता है कि अंडर दिस द मिनिस्टर्स, CMs एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर मस्ट ईदर रिजाइन और ऑटोमेटिकली बी सब्जेक्टेड टू रिमूवल इफ दे कंटिन्यू टू be in the custody even after the consecutive period of 30 days in crimes that they carry, a maximum punishment of 5 years or more often imprisonment. तो इस पर कंसर्न्स रेज किए गए हैं, ठीक है, कि हो सकता है इसे पॉलिटिसाइज कर दिया जाए. मैं आपको ये शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये उसी का कहीं ना कहीं एक एलैबोरेशन इन द एडिटोरियल कंटेक्स्ट है. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो डेवलप योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ विथ हैविंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सच एक्ट. सी पॉलिटिसाइज होने के इसके चांसेस तो हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ हो सकता है विद ऑपोजिशन पार्टीज़ एंड ऑल्सो द प्रेजेंट रूलिंग पार्टीज़. सो इसमें यही इंपॉर्टेंट है और मिला जुला के एडिटर ने भी यही कहा है, जो आर्टिकल इम्प्रिंट हुआ है उसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है नरिश टू फ्लरिश द न्यूट्रिशन एंड कोग्निशन लिंक. अब इसका बेसिक कंटेक्स्ट क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ब्रेन डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव ग्रोथ. सो द फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ आर क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर हेल्थ, कॉग्निशन एंड प्रोडक्टिविटी. What is the scientific evidence? Scientific evidence ये कहता है कि by the age of 2, the brain reaches 80% of the adult size. Synapse development peaks in the early years. Poor nutrition leads to irreversible stunting in brain and physical growth. Malnutrition contributes to impaired cognitive functions like planning, regulation, and memory. So India's child malnutrition prevalence is where 35.5% is stunted, 19.3% is wasted, and 32.1% is underweight. ये चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का प्रेवलेंस दिया गया है. सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं जो कि इस पर चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं उस पर हैं. सो सबसे पहला तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को इनिशिएट किया गया है. दिस इज़ द लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम कवरिंग न्यूट्रिशन प्लस स्टिम्युलेशन. दूसरा पोषण अभियान
2018 में इसे इनिशिएट किया गया था, टारगेटिंग द मैल न्यूट्रिशन रिडक्शंस। तीसरा, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि 0 to 8 ईयर्स के लिए है। और आंगनबाड़ी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर 14 लाख सेंटर्स नीड मॉडर्नाइजेशन, बेटर रीच एंड डिजिटल सपोर्ट। What are the challenges? सबसे पहला, persistent malnutrition despite the decades of interventions, coverage gaps in the ICDS and Anganwadi services, low awareness on importance of early childhood nutrition, inequality in access to healthcare and education. What is the way forward? सबसे पहले, strengthen the ICDS and the Poshan Abhiyan with focus on convergence across health and nutrition and education. Also empower women to join the workforce by improving the childcare crèche facilities, expand community participation in the nutrition and sanitation programs, integrate technology and AI for better monitoring of child development, investment in early childhood care, long-term economic gains and reduced in unemployment. Now, what are the probable questions? सबसे पहला, discuss the importance of the first 1000 days of a child's life in the context of nutrition and cognitive development. अब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे। दूसरा ऐसे आ सकता है कि क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ ICDS एंड पोषण अभियान, या ऐसे पूछ सकते हैं क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स इन इंडिया इन टैकलिंग मैल न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग द चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इनडायरेक्टली, थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करके दे सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे सकते हैं। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्कीम्स मैंने मेंशन की इन पे आप थोड़ा स्टडी भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी UPSC का जो फोकस है वो वुमेन हेल्थ केयर स्कीम्स, मैटर्निटी जो स्कीम्स हैं, मैटर्निटी रिलेटेड स्कीम्स हैं, चाइल्ड केयर स्कीम्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस रह रहा है UPSC का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाउ हैव डिसेप्शन टेक्निक्स इवॉल्व्ड। So in the modern warfare, deception has advanced alongside the weapon lethality, relying on the digital age innovations to shield assets from the detection. India has deployed the AI-enabled X-Guard fiber optic towed decoy, that is FOTD, during Operation Sindoor, enhancing the India's Air Force defensive capabilities. The system lures enemy radar and the missile systems by limiting real aircraft signatures. Similar systems are used worldwide, like the US LE-55 and the European Bright Cloud. India also equips its Rafale jets with the Spectra electronic warfare suits. Decoys have evolved into multi-spectral systems, replicating radar communications and the GPS signals to confuse the adversaries. Ground forces employ inflatable tanks and the false seed signatures, while the navies use layered defense systems that are crucial in misleading the surveillance and protecting the warships or aircrafts from missile and submarine threats. So the deception is now indispensable in the modern strategy, offering high protection at low cost and will remain vital in the future warfare. Next आपका टॉपिक है, what is the new bill to remove PM, CM and the ministers. अब ये जो बिल है इसे इंट्रोड्यूस किया गया, अभी ये पास नहीं हुआ है। दिस इज़ अंडर द 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इसे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, जिसमें ये बोला गया है कि एक मिनिस्टर जो है ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इफ़ दे आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर 30 days इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो बिल कहता क्या है? द बिल सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 75 एंड 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पे अटेंशन टू दीज आर्टिकल्स, Article 75 and 164 of the Constitution, that deal with the Council of Ministers and the Union State Ministers. It provides that a minister who has been arrested and detained for 30 consecutive days in relation to an allegation of committing an offence which is punishable with the imprisonment of at least 5 years shall be removed from his office. They would be removed on the advice tendering by the Prime Minister or Chief Minister. The PM-CM does not tender such advice. The minister concerned shall automatically cease to hold office from the 31st day. If the PM-CM are arrested and taken into the custody for the 30 consecutive days, he or she shall tender his or her resignation on the 31st day. However, the PM-CM or the minister can be subsequently appointed on being released from the custody. तो यहाँ पर ये important है कि they can be subsequently reappointed on being released from the custody. It also seeks to amend Article 239 AA with similar provisions for the National Capital Territory of Delhi. These amendments to the Constitution would require a 2/3 majority in both the houses of the Parliament for its passage. So similar amendments have been proposed under the parliamentary laws that govern the Union Territories of Jammu and Kashmir and the Puducherry. These bills have been referred to Joint Parliamentary Committee. Now this committee is important, Joint Parliamentary Committee. उसके अलावा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की भी बात की गई है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट.
सो यहाँ पे बोला गया व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉज, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल के बारे में बोला गया है. देन दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दैट प्रोवाइड्स that with respect to a sitting member of the parliament or state, such disqualifications shall not take effect if an appeal is filed against such conviction. So this is important. Tariffs put on India to force Russia to stop war, says US Vice President. अब ये फिर से यूएस का बड़ा बोलापन. यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि इंडिया पे जो टैरिफ्स लगे हैं उसकी वजह से रशिया फोर्स हो रहा है टू स्टॉप द वॉर. सो DRDO आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनका तो कुछ हो नहीं सकता है. DRDO टेस्ट मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली. सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेरिन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड defense weapon system off the coast of Odisha around 12:30 p.m. on Saturday. According to Defense Ministry, the IADWS is a multi-layered air defense system comprising indigenous quick reaction surface-to-air missiles, that is QRSAM. QRSAM का full form मैं फिर से बता दे रही हूँ, Quick Reaction Surface-to-Air Missiles, Advanced Very Short-Range Air Defense Systems, that is VSH ORADS missiles, and a high power laser based directed energy weapon. So 3 different targets including 2 high speed fixed wing unmanned vehicles, that is the UAV targets, and the multi-copter drone was simultaneously engaged and destroyed completely by the QRSAM. So ये इसके बेसिक फीचर्स हैं. ठीक है, फीचर्स ही इंपॉर्टेंट है और आगे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है इनके, क्योंकि यूपीएससी में पूछ सकता है. सबसे पहले तो ये सर्फेस टू एयर मिसाइल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप डाउन टेस्ट फॉर गगनयान मिशन. सो अ डमी क्रू कैप्सूल weighing around 5 tons was dropped by a helicopter to check how the parachute systems designed for the human space flight mission performs in the real world conditions. So a dummy crew capsule weighing around 5 tons was dropped by a helicopter to check how the parachute system designed for the human space flight mission perform in the real world conditions, जिसे इसरो ने सक्सेसफुली कैरी ऑन किया था विद इट्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप डाउन टेस्ट, दैट इज IADT-1, एंड क्रिटिकल माइलस्टोन इन प्रिपरेशंस फॉर द कंट्रीज मेटेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. सो IADT इज अ specialized trial to ensure the parachute system designed for the Gaganyaan crew module performs reliably in the real world conditions. During the test, the dummy crew capsule weighing around 5 tons was lifted up through the air before being dropped down by the helicopter Chinook. So as it descended through a few kilometers, its main parachute had to open in a specific sequence to decelerate the capsule to a safe splashdown speed. So दिस वॉज बेसिकली ड्रॉप डाउन टेस्ट ऑफ अ डमी, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को इंश्योर करते हुए इस मैकेनिज्म को बनाया गया था, पैराशूट सिस्टम को. ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान देना है कि पैराशूट सिस्टम जो है दिस इज़ लिंक्ड विद द स्पेस साइंसेस, क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो है स्पेस साइंसेस पे यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा है. सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ गगनयान मिशन. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इमरजेंसी फंड लैप्सेस. द आर्टिकल emphasizes on the importance of maintaining an emergency fund as a cornerstone of financial planning, warning that lapses can lead to costly debt, premature liquidation of investment, and long-term financial instability. Key mistakes include not having an adequate corpus, where salaried individuals should maintain funds covering at least 6 months of the essential expenses, while self-employed individuals, due to greater income uncertainty, should cover 9 to 12 months. Failure to do so risks reliance on the expensive loans or compromise of crucial financial growth. Another pitfall is parking funds in illiquid instruments. Since emergencies can arise anytime, funds should remain accessible. High-yielding savings account, small finance banks, or scheduled banks deposit with instant liquidity are stable. Though they may offer modest returns, they ensure availability without the delays. A common mistake is investing in high-risk assets like equities. While the equities may outperform in the long run, they are volatile and short-term. Any sudden fall during a crisis
could erode the corpus, defeating its purpose. Safer avenues like fixed deposits, high yielding savings, or liquid funds are recommended. Additionally, funds should not be diverted for non essential needs. The size must be reviewed periodically to reflect lifestyle changes, and any withdrawal must be replenished promptly. Overall, a disciplined approach ensures financial security in unforeseen emergencies. So, this was the last topic of the day. Here I end my analysis. Thank you. I request you to subscribe my channel. Do like and share it also.